हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अधिकतमीकरण करें जहां पे z जो उद्देश्य फलन है उसका मान दे रखा है 5x प्लस 7y, जबकि व्यवरोध दे रखे हैं x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4 के। दूसरा व्यवरोध दे रखा है 3x प्लस 8y छोटा या बराबर है 24 के। तीसरा व्यवरोध दे रखा है 10x प्लस 7y छोटा या बराबर है 35 के। और जो चौथे व्यवरोध है वो वहां पे दे रखे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इनको ऋणोत्तर व्यवरोध भी बोलते हैं और प्राथमिक व्यवरोध भी बोलते हैं। मतलब इनका ये होता है कि जो भी अपने पास संगत हल क्षेत्र बनने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते वाले हैं मुख्य अवधारणा। देखने पर ही पता चल रहा है कि ये जो प्रश्न है ना, ये रेखिक प्रोग्रामन समस्या से है। तो लिखेंगे यहाँ पे रेखिक प्रोग्रामन समस्या। अब रेखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करने के लिए हम लोग ग्राफ विधि का उपयोग करते हैं। इसमें जो भी अपने पास असमीकाएं दे रखी है उनको समीकरण मानते हुए रेखाओं का निर्माण करते हैं और फिर असमीका का उपयोग करते हुए पहले तो हम लोग हल क्षेत्र निकालते हैं। फिर जो भी संगत हल क्षेत्र आ जाता है उसमें कोणीय बिंदु देख लेते हैं। कोणीय बिंदुओं को हम उद्देश्य फलन में रख के चेक करते हैं। जो भी हमें अधिकतमीकरण करना है चाहे न्यूनतमीकरण करना है, उद्देश्य फलन में जो अधिकतम मान होगा चाहे न्यूनतम मान होगा वही उसका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण हो जाएगा। तो इसमें हमें उद्देश्य फलन का करना है अधिकतमीकरण। तो लिखेंगे उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। अब देखो करेंगे कैसे, वो हम लोग सवाल को हल करते हुए बताएंगे अधिकतमीकरण कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो भी असमीकाएं दे रखी है पहले तो उनको लिख लेते हैं। पहली असमीका में सबसे पहले हम लोग यही लिखने वाले हैं, x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। इसका मतलब ये है कि जो भी हल क्षेत्र बनने वाला है वो प्राथमिक चतुर्थांश में बनने वाला है। तो प्राथमिक चतुर्थांश इसका हल क्षेत्र हो जाएगा पहले वाले का। अब दूसरे व्यवरोध के लिए चलते हैं। तो इसमें दे रखा है x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4 के। असमीका को हल करने के लिए पहले तो इसको समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो समीकरण अपने पास हो जाएगी x प्लस वाई बराबर में 4। इसके दो बिंदु निकालने पड़ेंगे। दो बिंदु कैसे निकालेंगे, जब x का मान 0 रखा तो y का मान 4 के बराबर मिल गया। इसी तरह जब y बराबर 0 रखा तो x का मान 4 के बराबर मिल गया। पहला बिंदु अपने को मिल गया किसके बराबर, 0 4 के बराबर, और दूसरा बिंदु मिल गया 4 0 के बराबर। इस तरह से इसमें दो बिंदु मिल गए रेखा पे। तो अब चलते हैं दूसरी वाले व्यवरोध में। दूसरे वाले व्यवरोध में बोला यह है कि इसमें रेखा दे रखी है, मतलब तीसरा व्यवरोध। तो 3x प्लस 8y बराबर छोटा या बराबर है 24 के। समीकरण में बदलेंगे 3x प्लस 8y बराबर में 24। दो बिंदु उठा के लेंगे। पहला बिंदु x बराबर 0 लेंगे तो y का मान 3 के बराबर मिल जाएगा। दूसरा बिंदु जब y बराबर में 0 लेंगे तो x का मान 8 के बराबर मिल जाएगा। अब इसमें देखो ये वाला बिंदु मिल गया 0 3 के बराबर और ये वाला बिंदु मिल गया 8 0 के बराबर। इस तरह एक और व्यवरोध बच गया जिसको भी लिख लेते हैं। तो ये व्यवरोध है क्या, 10x प्लस 7y बराबर में 35। तो इसको लिखेंगे 10x प्लस 7y। पहले तो इसको असमी का रूप में लिखते हैं, छोटा या बराबर है 35 के। इसको ठीक कर देते हैं, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 35। अब उसको समीकरण में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 10x प्लस 7y बराबर में 35। दो बिंदु लेंगे। पहला बिंदु जब x बराबर 0 लेंगे तो y का मान मिल जाएगा 5 के बराबर, और इसी तरह जब y बराबर 0 लेंगे तो x का मान मिल जाएगा 3.5 के बराबर। यहाँ पे ये वाला बिंदु अपने को मिल गया कौन सा, 0.5, और दूसरा ये वाला बिंदु अपने को मिल गया 3.50। ठीक है, इस तरह से हर एक असमीका को हमने हल कर लिया। अब देखो इनका ग्राफ बनाने के लिए हम कार्तीय तल ले लेते हैं। और कार्तीय तल में भी ध्यान दीजिए कि प्रथम चतुर्थांश हमें लेना है, मतलब धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष। जो अपने पास ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसको तो y अक्ष बोलते हैं, और जो क्षैतिज अक्ष है उसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष। तो इसमें धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष ले लिया, इसको y अक्ष बोल देंगे, इसको x अक्ष बोल देते हैं। अब पैमाना ले लेंगे। पैमाने में हम देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 8 तक सब कुछ आ रहा है। तो 8 तक आ रहा है तो इसमें 8 तक संख्या लेंगे, या फिर एक काम कर लेते हैं, 2 2 का अंतराल ले लेते हैं। तो ये 2 ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 10। इसी तरह यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए ये पैमाना हमने ले लिया, इस वाले का काम हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में हमें 0 4 और 4 0 दो बिंदु दे रखे हैं। दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं और रेखा का निर्माण करते हैं। तो पहला वाला बिंदु अपने पास 0 4 यहाँ पे मिल जाएगा और 4 0 यहाँ पे मिल जाएगा।
दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं इस तरीके से, तो ये अपने पास एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए, तो देखिए ये अपने पास आ गई पहली वाली रेखा, और पहली वाली रेखा क्या समीकरण इसका x प्लस वाई बराबर में 4। इसको नाम भी दे देते हैं x प्लस वाई बराबर में 4। और यहाँ पे जो बिंदु है इनको भी नाम दे देते हैं। 4 0 ये वाला बिंदु हो गया, और 0 4 ये वाला बिंदु हो गया। इस बिंदु को a नाम दे देते हैं, इस बिंदु को b नाम दे देते हैं। अब चलते हैं दूसरे वाले समीकरण के अंदर। तो दूसरे वाले समीकरण में हमें क्या बोला है, 3x प्लस 8y बराबर में 24। इसमें 0 3 और 8 0 दो बिंदु लेने हैं। तो 0 3 तो हमें इन दोनों के बीच में, कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, और 8 0 यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो देखो इस तरीके से रेखा बनेगी। तो ये आ गई अपने पास दूसरी वाली रेखा। दूसरी रेखा का समीकरण दे रखा है 3x प्लस 8y बराबर में 24। इसको लिख देते हैं 3x प्लस 8y बराबर में 24, और इसके बिंदु जो दे रखे हैं इसको C बिंदु नाम दे देते हैं जिसके निर्देशांक है 8 0। इसको D बिंदु नाम दे देते हैं जिसके निर्देशांक है अपने पास 0 3। अब देखिए एक समीकरण और बच गया जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 0.5 और 3.50। तो 0.5 तो अपने पास देखो यहाँ पे ले लेते हैं 0.5, ये अपने पास 0.5 4 और 6 के बीच में आ जाएगा बिल्कुल। और 3.5 की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले तो 3 को निर्धारित करते हैं। 2 और 4 के बीच में बिल्कुल 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 और 4 के बीच में ये जो 3.5 है ये थोड़ा 4 की तरफ से झुक के आएगा। तो इन दोनों को हम लोग जब मिलाएंगे तो अपने पास इस तरह से रेखा बनने वाली है। तो ये आ गई अपने पास तीसरी वाली रेखा। इसका समीकरण दे रखा है क्या, 10x प्लस 7y बराबर में 35। 10x प्लस 7y बराबर में 35, और इसके निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं ये अपने पास ई बिंदु हो जाएगा जिसका निर्देशांक है 3.50, और ये अपने पास एफ बिंदु हो जाएगा जिसके निर्देशांक है 0.5। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये जो कोना है ना, ये वाला कोना, ये इस रेखा के ऊपर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि तभी अपने को इस कोणीय ये जो अपने पास संगत छल क्षेत्र बनने वाला है इसमें 4 से ज्यादा बिंदु प्राप्त होने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले तो मैं संगत हल क्षेत्र देख लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन सा बनने वाला है। तो यहाँ पे देखो पहले तो प्रथम चतुर्थांश के लिए y अक्ष के इधर x अक्ष के ऊपर, और फिर जो है सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ये नीली वाली रेखा। नीली वाली रेखा मतलब कि x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4 के, मतलब 0 इसमें संतुष्ट कर रहा है, मूल बिंदु इसमें संतुष्ट कर रहा है, तो मूल बिंदु की तरफ वाला भाग आ जाएगा, इस तरफ वाला भाग। फिर हम लोग हरी वाली रेखा में चलते हैं, तो इसमें भी देखो 3x प्लस 8y छोटा या बराबर है 24 के, तो इसमें भी मूल बिंदु संतुष्ट कर जाएगा, मतलब इसमें भी नीचे की तरफ वाला भाग आ जाएगा। और इसी तरह लाल वाली रेखा के लिए देख लेते हैं, तो 10x प्लस 7y छोटा या बराबर है 35 के, तो इसमें भी मूल बिंदु संतुष्ट कर जाएगा, मतलब नीचे की तरफ वाला हल क्षेत्र इसमें आ जाएगा। तो इसमें भी नीचे की तरफ वाला भाग ही आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसको छायांकित कर देते हैं इस तरीके से। ये वाला भाग है जो अपना वो बेनिस्ट हल क्षेत्र आएगा, और इसमें सारी की सारी रेखाएं भी इसमें शामिल होने वाली है जो स्पर्श कर रही है, क्योंकि हर एक ऐसे विका में बराबर का चिन्ह भी मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए कोणीय बिंदुओं की मैं बात करूं तो कौन कौन से कोणीय बिंदु अपने पास होने वाले हैं। पहला कोणीय बिंदु ये ओ जिसको बोल देते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये लाल वाली रेखा यहाँ पे काट रही है, तो लाल वाली रेखा ई बिंदु के जिसके निर्देशांक है 3.50, ठीक है, तो ये वाला बिंदु कोणीय बिंदु हो जाएगा। इसी तरह ये हरी वाली रेखा यहाँ पे काट रही है, इसके डी बिंदु मतलब इसका कोणीय बिंदु हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो ये जो नीली वाली रेखा हरी वाली रेखा को काट रही है वो कोणीय बिंदु हो जाएगा, और जहां पे लाल वाली रेखा नीली वाली रेखा को काट रही है वो इसका कोणीय बिंदु हो जाएगा। अब देखो नीली वाली रेखा दोनों में उपनिष्ठ है, तो दोनों को एक साथ लेके हम लोग इनके जो है पहले तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया लाल वाली रेखा को, मतलब कि 10x प्लस 7y बराबर में 35। अब इसके साथ मेरे को नीली वाली रेखा लेनी है, तो इसको विलोपन विधि से हटाने के लिए हम 7 से गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 7x प्लस 7y बराबर में 35। सॉरी, अब ये भी 7 से गुणा होगा तो 28 के बराबर घटा देंगे, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस कटेगा, तो 3x बराबर में हो जाएगा किसके बराबर, 7 के बराबर अपने पास मिल जाएगा। कुल मिला के x का मान 7/3 के बराबर मिल गया। कोई भी समीकरण हम लोग उठा लेते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर में 4 जैसे ले लिया मैंने, तो यहाँ y का मान किसके बराबर हो जाएगा, 4 माइनस x का मान 7/3 हमने निकाल लिया। कुल मिला के अपने पास हो जाएगा 4 3 12, 12 माइनस 7 5/3 के बराबर आ जाएगा। मतलब कि ये जो लाल और नीली ये जो बिंदु आया इसको मैं जी बिंदु से निरूपित कर देता हूँ। इसके निर्देशांक अपने पास आ गए किसके बराबर, 7/3 और 5/3 के बराबर। इसी तरह ये जो बिंदु है इसको मैं एच से निरूपित कर देता हूँ, और इसके निर्देशांक भी निकालने के लिए क्या क्या करता हूँ मैं, एक तो मैं रेखा ले लेता हूँ कौन सी वाली,
3x प्लस 8y बराबर में 24 और x प्लस वाई बराबर में 4। तो यहाँ पे लाता हूं मैं 3x प्लस 8y बराबर में 24। अब x प्लस वाई बराबर में 4 है, इसको 3 से गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3y बराबर में 3 चौक 12 के बराबर ये आ जाएगा। घटाएंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा, ऊपर 5y बराबर में बन जाएगा 12 के बराबर। तो यहाँ से y का मान तो मिल गया 12/5 के बराबर, और x का मान भी यहाँ से उठा के लाते हैं, x प्लस वाई बराबर में 4 के बराबर। तो x का मान हो जाएगा 4 माइनस में y का मान हो जाएगा 12/5। 5 का 20, 20 में से 12 जाएगा तो 8 बच जाएगा, तो x का मान आ गया 8/5 के बराबर। कुल मिला के इसके निर्देशांक अपने पास आ गए 8/5 और 12/5 के बराबर। अब देखो ये जो सारे कोणीय बिंदु है यहाँ पे उठा के लाता हूँ। देखो कोणीय बिंदु एक एक करके लाता हूँ। पहला कोणीय बिंदु O जिसके निर्देशांक है 0 0। दूसरा कोणीय बिंदु अपने पास कौन सा है, ये वाला E 3.50, इसके निर्देशांक भी लिख लेता हूँ 3.50। तीसरा बिंदु है C, इसका निर्देशांक है अपने पास D बिंदु जिसके निर्देशांक है 0.3, तो लिख लेते हैं इसको भी 0.3। अब अपने पास आगे बढ़ते हैं और चौथा बिंदु हम लोग यहाँ पे उठा के लाते हैं G बिंदु। G बिंदु के निर्देशांक है 7/3 5/3, तो G बिंदु के निर्देशांक 7/3 और 5/3। इसके बाद देखो पांचवा बिंदु यहाँ पे H बिंदु जिसके निर्देशांक है 8/5 और 12/5। अब देखिए जो उद्देश्य फलन है उसको भी लाते हैं। उद्देश्य फलन क्या है, 5x प्लस 7y, z बराबर में 5x प्लस 7y, z बराबर में 5x प्लस 7y। अब देखो उद्देश्य फलन पे सब कोणीय बिंदुओं का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे तो z का मान 0 मिल गया, यहाँ पे z का मान निकालेंगे तो 3.5 कितना होता है, 3.5 होता है 7/2 के बराबर, मतलब 7 पंजे 35, 35/2 किसके बराबर हो जाएगा, 17.5 के बराबर ये मिल जाएगा। इसी तरह z का मान यहाँ पे भी देख लेते हैं तो 7 21 के बराबर ये मिल गया। z का मान यहाँ पे भी देख लेते हैं तो ये किसके बराबर मिला, 7 पंजे 35, 35 प्लस ये हो जाएगा 7 पंजे 35 बटा में 3। कुल मिला के 70/3 मिल गया। 70/3 को हल करते हैं तो 23×69 होता है, 23.34 मान लो, 23.34 ये अपने को मिल गया। यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, ये 8 पंजे 40 प्लस 82 बटा में नीचे आ जाएगा 5 के बराबर। ये कुल मिला के 124 बटा में 5 मिल गया, जिसको हल करते हैं तो देखो हम लोग जानते हैं तो 5 बार कैसे कटेगा, ये 24 पंजे 120 होता है, तो 24 तो पूरा पूरा चल गया और 4 बच गया जिसको हम 24.8 कह सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से समझ लो। इसको मैं 120 प्लस 8 120 प्लस 4 कह सकता हूँ। तो 120 में से पूरा पूरा गया 24 बार। अब जो 4 बच गया उसमें भाग नहीं जाएगा, भाग टूट की दशमलव भी लग जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे 40 हुआ, 40 में 5 का भाग 8 बार चला गया। अब ये अपने पास 24.8 आ गया। अब हमें करना है उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। अधिकतमीकरण करना है मतलब कि उस कोणीय बिंदु का मान हमें देखना है जिस पर हमें z का मान अधिकतम मिला। तो अधिकतम तो किस पे मिला, 24.8, और ये किस कौन से बिंदु पर मिला, h बिंदु पर 8/5 और 12/5। तो इसका अधिकतमीकरण जो मान होगा वो 24.8 मिल जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।